हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्विनल एन मैकेनिकल का जो पेपर हुआ था 4 सितंबर को, उसमें कितना कट ऑफ रहना चाहिए और कितना स्कोर करना सेफ रहेगा, और कितने स्कोर पे ये माना जा सकता है कि इतने स्कोर पे अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वो सब चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद में आ रहा है, मतलब 2-3 दिन से मुझे काफ़ी शेड्यूल टाइट था, तो वीडियो बनाने में उतना टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी आपके कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि जेईएन मैकेनिकल का जो सॉल्यूशन पार्ट है उसका थर्ड पार्ट और एन मैकेनिकल की कट ऑफ का, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब टाइम नहीं रहता है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ रहती है आप कमेंट सेक्शन में कर दिया करें, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपका जवाब भी दे दूँगा, और कोई भी वीडियो आपकी रिकमेंडेशन रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूँगा जब भी मुझे टाइम मिले, तो वो चीज़ हम देख लेंगे। ठीक है, तो आरवीएनएल एन का जो मैकेनिकल का पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था मैंने, जो भी पेपर हुआ था सॉल्यूशन, तो मेमोरी बेस्ड जो भी था लोगों से मैंने कलेक्ट करके जो बनाया था, और बाकी मैंने मेल आईडी अपनी प्रोवाइड करी थी कि जिन भी लोगों को याद हैं क्वेश्चंस तो वो शेयर करें। तो कुछ लोगों ने शेयर करे थे, तो रामेश्वर मीणा नाम से इन्होंने शेयर करे थे, मेरे को मेल की भी किया था, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उससे भी मिले और नॉन टेक पार्ट भी उन्होंने शेयर किया था। तो एक काफ़ी ब्रीफ आइडिया मिलने में मिला, और एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ कितना स्कोर करना सेफ रहेगा। और पेपर का लेवल देखा जाए तो कंपेयर टू 2018 आपका 2021 का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। नॉन टेक्निकल एज वेल एज टेक्निकल बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया IBPS ने। 2018 में अगर हम बात करें तो इंजीनियर ESE का जो प्री का जो पैटर्न था वैसा ही था पेपर, बस उसमें 5 से 6 क्वेश्चन ही स्टेटमेंट बेस्ड थे। इस बार ऐसा सुनने में आया कि 15 से 16 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो 5 ऑप्शन जब हों और 1 2 2 3 आर करेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज़ भी हो जाता है, और IBPS 5 ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो पेपर का लेवल उससे ही अच्छा हो गया टेक्निकल का। तो स्टेटमेंट बेस्ड थी, और कुछ न्यूमेरिकल भी थे, उनमें भी थोड़ा टाइम लग रहा था, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ रहा था चीज़ों को। सिमिलरली आपका पार्ट बी जो था उसमें जीके तो बहुत अच्छे लेवल की पूछी गई थी, इवन डेट्स पूछी गई और आपका डेटा पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, तो काफ़ी टफ बना दिया उसने पार्ट बी को। सिमिलरली जो अदर सब्जेक्ट्स के आपके 32 मार्क्स थे, जो आपका 32 मार्क्स का बाकी एरिया था, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश का, वो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेशंस थी और दिमाग लगाना पड़ रहा था। इवन इंग्लिश में 2-2 3-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हाँ भाई कौन से में एरर नहीं होगी, कौन से में एरर होगी और कौन सा इसका करेक्ट पार्ट होगा। तो वो 32 क्वेश्चंस के लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी होगी अच्छे खासे, कि एक अपन ठीक मार्जिन सेट कर पाएँ। तो ओवरऑल लेवल अगर मैं बात करूँ तो आपका जो बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ था आपका एन मैकेनिकल का पेपर कंपेयर टू 2018 का पेपर। तो ऑब्वियसली की कट ऑफ पहले से कम रहेगी जितना 2018 में आई थी, और वैकेंसीज़ 2 ज़्यादा हैं, पिछली मतलब ओवरऑल तो 4 ज़्यादा हैं। उस टाइम पे 2 वैकेंसीज़ थी, इस टाइम पे 6 वैकेंसीज़ हैं, तो अदर कैटेगरीज़ की भी वैकेंसीज़ भी हैं। ये ओपन वैकेंसीज़ थी, मतलब कि कोई भी कैटेगरी आपकी पार्टिसिपेट कर सकती थी 2 वैकेंसी में, जो भी जिनके लोगों के भी मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो उस तरह से था। इस बार कैटेगरी की वैकेंसीज़ भी आई हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने जेईएन मैकेनिकल में भी डिस्कस किया था मिनिमम मार्क्स का, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको ईच पार्ट के लिए चाहिए। तो जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके 30% मार्क्स आपको ज़रूरी हैं। बाकी मतलब कि अगर 200 में से देखा जाए टोटल में से, तो 60 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी हैं। 60 में से भी अगर 30% 60 जो है टोटल, तो उसमें पार्ट ए आपका 120 का है, 120 का 30% 36 हो गया, और 24 आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का हो गया। सिमिलरली जो SC ST OBC MBC EWS एक्स सर्विसमैन और
पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स के लिए 20% मार्क्स आपका लाना ज़रूरी है। तो 200 में से ओवरऑल बात करें तो 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स में से भी बाइफर्केशन देखें तो 24 आपके पार्ट ए में और 16 के। तो ओवरऑल आपको 60 तो जनरल कैटेगरी है और 40 आपको दूसरे जो भी अदर कैटेगरीज है उनमें लाने हैं, ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए बेसिकली, मतलब एक ये तो टोटल मार्क्स हो गए, ईच पार्ट आपको क्लियर करना है इतने मार्क्स के साथ। तो वो चीज़ कंसिडर करते हुए हम चलते हैं कि कितना स्कोर अपन एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उससे पहले अपन देख लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी कितनी थी। तो आपकी जो जनरल वैकेंसी, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो ओपन कैटेगरी है, टोटल 6 वैकेंसीज़ में से 3 आपकी जनरल कैटेगरी की थी ओपन कंपटीशन में। इसमें आपकी फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती है, मतलब जो जिन लोगों के भी मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो 3 लोग इसमें आ जाएंगे। फिर सेकंड देखते हैं, ओबीसी में भी आपकी एक वैकेंसी है ओपन कंपटीशन में, आपके मेल फीमेल कोई भी आ सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर एमबीसी है आपका, एमबीसी में कोई वैकेंसी नहीं है, तो इनको जनरल वाली वैकेंसीज़ में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी में। तो अगर इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली ये आगे होंगे। सिमिलरली एससी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। आपकी एसटी के लिए 2 वैकेंसीज़ हैं ओपन कैटेगरी में, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कंपटीशन में एसटी के में। और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई कंपटीशन नहीं है, तो ऑब्वियसली कि उनको जो अनरिजर्व कैटेगरी में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है, जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में आपके हियरिंग एम्पेयरमेंट वाले एक कैंडिडेट को इनमें से दिया जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब भी देते हैं तो जो भी अलॉटेड वैकेंसीज़ है उन्हीं में से कोई पर्टिकुलर कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं तो उसके हिसाब से उनका डिसाइड होता है कि एक सीट आपकी किसकी रहेगी, क्योंकि सबको ओपन में ही कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ओपन जो भी लोग हैं उसके हिसाब से इनकी एक रहेगा कट ऑफ का, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि एक थोड़ा सा मैथ कर लेते हैं कि कितना स्कोर किया जा सकता था। जो टेक्निकल पेपर मैंने एनालाइज़ किया और नॉन टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस भी देखे, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो काफ़ी लोग जो अच्छी तैयारी कर रहे थे और जिन्होंने एक्यूरेसी के साथ पेपर किया है, तो उसमें काफ़ी लोगों के स्कोर आपका 95 to 100 रहेगा, मतलब ठीक ठाक लोगों के जिनका टेक्निकल अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आसान पेपर दे दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से पूछे गए थे और वेल फ्रेम्ड थे। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही इसमें थे। और कुछ लोगों ने आपके 100 to 105 में भी किया होगा, ये बहुत कम लोग होंगे। और ये वो लोग होंगे जिन्होंने बहुत एक्यूरेसी के साथ पेपर किया है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा रिस्क भी लिया है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके इस तरह से रहा है। लेकिन 95 to 100 जो स्कोर है ये ठीक ठाक है स्कोर, ये बहुत अच्छा स्कोर है 95 to 100, तो कि इतना स्कोर किया है 120 में से। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर का लेवल था, और थोड़ा सा कि घबरा भी जाते हैं कि जब भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आते हैं और एक भी स्टेटमेंट में आपको डाउट हो तो ये थोड़ा सा अच्छा स्कोर है। और 100 to 105 में जो भी लोग हैं वो मतलब बहुत बढ़िया मार्क्स मान सकते हैं एक तरह से बोले तो ये आपको ओवरऑल, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी दोनों का स्कोर आपको चाहिए होगा ओवरऑल सिलेक्शन के लिए। अगर पार्ट ए में ज़्यादा हुआ, पार्ट बी में कम हुआ तो भी नहीं होगा, दोनों में आपको एवरेजिंग करते हुए चलनी है। तो वो जो आपने दिया है पेपर, तो उसमें आप पेपर देते टाइम में आप महसूस किया होगा कि मुझे जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए मुझे करने हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। सिमिलरली अगर अपन पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में क्या होगा, आपका पार्ट बी का पेपर बहुत अच्छा था और 32 मार्क्स जो आपके अदर सब्जेक्ट्स के थे, बाकी 48 आपका जीके का था। तो 32 मार्क्स में भी, 32 क्वेश्चंस में भी आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ी है। तो मेरे हिसाब से मान सकते हैं कि 20 से 22 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, मतलब अच्छे से। तो इतने मार्क्स लाई जा सकते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चंस तो आप पज़ल की हटाई दो, क्योंकि पज़ल टाइम टेकिंग थी और 3 वेरिएबल की थी। तो लगभग एक आइडिया माने तो 22, ना भी माने तो 20 मार्क्स आपको
एक अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 30। अगर 20 मार्क्स किसी के आउट ऑफ 32 आते हैं, क्योंकि बाकी जो मैथ्स के क्वेश्चन पे थे वो भी थोड़ी टाइम टेकिंग थे, कैलकुलेशन थी, और क्वेश्चंस ऑब्वियसली रैंडम थे। बीच में जीके के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, रीजनिंग के भी आते हैं, और अदर सब्जेक्ट के भी आते हैं। तो ऐसे ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे क्वेश्चन, अगर किसी ने किए होंगे, या कोई पजल में फंसा है तो बाकी क्वेश्चंस उसको नहीं कर पाया होगा, और जिनसे पजल बनी है तो फिर बाकियों के लिए टाइम कम पड़ गया होगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जब भी पजल थोड़ी टफ आती है तो आपका मोटिव यही रहना चाहिए कि आप जल्दी से इजी क्वेश्चंस पिक कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो पज़ल आप अगर इजी क्वेश्चन पहले कर लेते हैं तो पज़ल के लिए आप टाइम बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 20 से 22 का स्कोर होना चाहिए। 20 बहुत अच्छा स्कोर है आउट ऑफ 32, क्योंकि पेपर अच्छा था इसका, जो भी नॉन टेक्निकल सेक्शन का था। 48 मार्क्स का जो आपका जीके था, तो मैंने क्वेश्चंस देखे और मैंने लिटरली मार्क किए 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ईजीली बन सकते हैं, लेकिन अगर अपन उधर देखें 20 से 22 माने तो 22 अटैम्प्ट उधर प्लस 10, 32 अटैम्प्ट ही हो पा रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये इजी वन, मतलब कि हाँ आपको पता है, ये नॉर्मली पता रहता है जो भी राजस्थान जीके की जिसने भी तैयारी करी है। तो राजस्थान जीके मतलब एक्सटेंसिवली काफ़ी लोगों ने तैयार किया था, लेकिन जो लोग थोड़ा एवरेज भी थे जो भी, तो उनमें कोई अंतर नहीं आया जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी। क्योंकि जब भी डेट्स पूछते हैं या डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो, और 5 ऑप्शन होते हैं, तो चलो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में या न्यूमेरिकल पार्ट में थोड़ा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतना वैल्यू होगा या नहीं होगा, थोड़ा एप्टीट्यूड लगाया जा सकता है। लेकिन जब जीके में क्या होता है कि या तो पता है या नहीं पता है। तो 10 क्वेश्चन मैंने मार्क करे तो कि ये क्वेश्चन अपने आराम से बन सकते हैं। तो जब इंसान देखता है कि 32 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हो रहे हैं 80 में से, तो वो थोड़ा सा रिस्क लेता है, और रिस्क लेना भी बनता है। क्योंकि अगर आप नॉन टेक्निकल पार्ट में देखें तो आप 4 क्वेश्चन जब गलत करते हो तो आपका -1 होता है, और अगर आपने एक भी सही कर दिया तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, तो वो उसको बैलेंस कर लेगा। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सा रिस्क लिया। तो जिन लोगों ने से भी मैंने बात करी, तो लगभग लोगों का अटैम्प्ट था 50 to 60। 60 बहुत ज़्यादा है अटैम्प्ट जिस हिसाब का पेपर था, लेकिन 50 से 55 ठीक ठीक लोगों ने अटैम्प्ट किया। फिर भी मैं एक मानूँ रफ आइडिया, मैं बोलता हूँ कि 20 से 22 तो वो स्कोर, और 10 तो 30 से 35 भी किसी ने स्कोर किया है। क्योंकि जीके में आप करोगे तो 10 क्वेश्चन तो आराम से बन रहे हैं, बाकी आप 15 करोगे या 20 करोगे या 25 करोगे मान लो, तो 25 से क्या है कि 2-3 क्वेश्चन सही हो गए तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको, जैसे आपने +3 ले लिया, मतलब कि 3 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, उसको नलीफाई करने के लिए आपको 12 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे। ठीक है, उस इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन गलत करने पड़ेंगे, तो 15 अपने मतलब आपके टोटल 25 हो गए, तो भी आपके 10 मार्क्स तो रह ही जाएंगे। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क हो सकता है जिन लोगों ने भी लिया है, कि थोड़ा सा जो भी देख के कि किस तरह के क्वेश्चन है, इसमें अपने से रिस्क लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो 50 to 60 किया है, फिर भी क्वेश्चंस ज़्यादा सही निकलते हैं तो आराम से 10 से 15 या 15 से 20 इस तरह से स्कोर हो सकता है। तो उसके हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि 30 से 35 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी 95 to 100 आपका टेक्निकल में भी अच्छा स्कोर है। फिर भी जो लोग गेट ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और जिनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने और भी अच्छा स्कोर किया होगा टेक्निकल पार्ट में भी। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो टेक्निकल पार्ट में अच्छे होते हैं, तो वो नॉन टेक्निकल में स्पेशली जीके वाला पार्ट थोड़ा सा इस तरह से रहता है, और जीके इस तरह का पूछा भी नहीं गया था कि उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सके। जीके में कर लोगे तो बाकी उधर भी सब्जेक्ट्स में भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग था और सोचना भी पड़ रहा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे और थोड़ा लेंदी भी था पेपर। तो मेरे हिसाब से जो स्कोर है तो 130 आपका 135 है, 135 प्लस के अराउंड आपको स्कोर दिखेगा आपको इस तरह से ओवरऑल। क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी 6 ही हैं, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और कैंडिडेट्स आपको 12 बुलाए जाएंगे। तो ओवरऑल वो चीज़ भी कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स रहेंगे जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया है, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ रहेगी।
तो एक जेईएन मैकेनिकल का जो कट ऑफ का वीडियो बनाया था, तो काफ़ी लोगों को क्लेरिफाई नहीं हो पाया था कि थोड़ा सा मेरे साइड से भी थोड़ा वेग हो गया था कि डीवी के लिए है वो कट ऑफ या फाइनल सिलेक्शन के लिए, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो चीज़ भी। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखिए। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ये आपकी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कॉल आएगा उसके लिए आपकी कट ऑफ है ये। तो अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कंपटीशन के लिए आपकी कट ऑफ 135 से 140 रह सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। अगर आप अपने स्कोर जो भी आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के हैं वो आप शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, कि काफ़ी लोगों ने, जिन लोगों ने भी पेपर दिया है, तो और क्लियरिटी आ पाएगी आप लोगों को भी। तो 135 से 140, अब जैसे मैं मानूँ अगर आपकी 136 रहती है आपकी कट ऑफ, इतना ही रहेगा 136 या 137 आपका डीवी के कॉल के लिए। तो जो आपके मतलब जैसे 6 पोस्ट है, और जनरल की बात करूँ तो टोटल 6 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 2 टाइम्स के हिसाब से, तो 136 आपकी कट ऑफ जाती है, तो 140 के अराउंड, 140 या 141 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब जो भी 3 लोग होंगे उनके इतने ही मार्क्स होंगे, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, क्योंकि आपका जो दूसरा पार्ट है आपकी नेगेटिव मार्किंग -0.25 की रहती है, तो 0.25 0.5 इस रेंज में भी आपके मार्क्स रहते हैं, 0.75 इस तरह से। तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब इतना रहेगा या एक एक नंबर का इस तरह से रहेगा, तो ज़्यादा वैरायटी नहीं रहेगी कितने कम में। सिमिलरली तो मतलब अगर आपकी 136 आपकी कट ऑफ जाती है डीवी के लिए, तो आपका सिलेक्शन जो भी जिन लोगों के भी 140 और 141 आ रहे हैं, क्योंकि अपने को पेपर देने के बाद में लगता है कि पेपर ठीक था और अपन ने तो ये कट ऑफ तो 145 के अराउंड जाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि अपन जितना सोचते हैं उससे थोड़ा कम ही रहते हैं ये चीज़ें। हमने भी जब 2018 में पेपर दिया था तो हमको लगा था कि 150 प्लस कट ऑफ रहेगी या 155 के अराउंड, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कम ही रहते हैं। तो जितना भी आप सोच रहे हैं उससे 5-7 नंबर कम ही मानिए कट ऑफ को। फिर देखते हैं ओबीसी के लिए, तो जैसे 136 की अगर 136 या 137 अगर डीवी के लिए कॉल आता है, तो 140 या 141 पे आपकी, तो 140 प्लस आपका एक सही स्कोर है, सेफ स्कोर बोल सकते हैं कि इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा रहता है तो मतलब +-2 तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ मैं अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर नहीं दिया है, जितना क्वेश्चंस मेरे को मिले उस हिसाब से मैंने एनालिसिस करके बताया आपको। सेकंड आपका ओबीसी ओपन कंपटीशन के लिए 130 to 135, इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि ओबीसी की एक ही वैकेंसी है और ओबीसी के भी लोग जनरल कैटेगरी में आ सकते हैं अगर उनका स्कोर अच्छा रहता है तो इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहता है, तो वो 2-3 नंबर का डिफरेंस रहेगा जनरल कैटेगरी से। तो अगर जैसे मान लो अगर 133 पे गोल आता है किसी को, मतलब 2 लोगों को, तो जो सेलेक्ट होगा वो 135 पे या 136 पे, मतलब 1-2 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इवन पॉइंट्स पे भी आपके नंबर का डिफरेंस रह सकता है, तो इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है नंबर्स में। एसटी कैंडिडेट्स के लिए ओपन कंपटीशन में 120 to 125 2 वैकेंसी हैं, तो जैसे अगर आपकी डीवी की कॉल 121 पे आ रही है, तो 123 या 124 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डीवी की कट ऑफ्स हैं, तो मतलब थोड़ी रेंज मैंने इसलिए दी है थोड़ा सा कि आपको आइडिया लग पाए कि हाँ अगर जैसे 121 रहता है तो 123 या 124 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपके 125 प्लस हैं स्कोर तो बहुत अच्छा स्कोर है और आपका सिलेक्शन लगभग श्योरिटी के साथ मानिए आप। ठीक है, नेक्स्ट ये जो जेईएन मैकेनिकल का वीडियो बनाया था हमने, तो उसमें मैंने जो एक चीज़, सारी चीज़ें कवर करी थी, कंसिडर भी करी थी, लेकिन मैं एक चीज़ वहाँ पे मिस कर गया था कि 67 कैंडिडेट्स के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ बताई थी, और वहाँ पे मैंने ये बोल दिया था कि जो डीवी है उसमें मतलब इतना रहेगा डीवी के लिए। तो डीवी के लिए आप मान सकते हो कि जैसे 67 कैंडिडेट्स हैं, तो आपका आउट ऑफ 200 देखें तो ये 65% हो गया एक तरह से। तो इतना मतलब पेपर भी ठीक था और इतना मार्जिन, इतना आराम से स्कोर किया जा सकता है। फिर भी क्योंकि डीवी के लिए आपके कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे 134, यानी कि जस्ट डबल।
ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 36 कैंडिडेट्स तो 72 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके रहेंगे। तो आप 3 से 4 नंबर का डिफरेंस मानिए जो आपकी डीवी की कट ऑफ है। अगर मैं मानूँ कि लास्ट सिलेक्शन आपका हो रहा है 133 पे, तो आप मान सकते हैं 128 से 129 पे आपका जो डीवी की कॉल आएगी। तो जो आपकी कट ऑफ है डीवी की, अगर मतलब 128 रहती है तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा 132 या 133 पे, मतलब तीन चार नंबर का ही आपका डिफरेंस रहेगा बेसिकली। ये आप मान के चलिए, क्योंकि इवन पॉइंट्स में भी काफ़ी लोग रहेंगे और काफ़ी लोगों के सेम मार्क्स भी रहेंगे। और आपको ये पता होगा कि जिन लोगों के भी सेम मार्क्स रहते हैं तो जो भी एज में ज़्यादा रहता है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो सिमिलरली आपको हर जो भी कैंडिडेट्स है फीमेल के लिए और आपका ओबीसी के लिए और ओबीसी फीमेल एमबीसी, तो इसमें आप 3 से 4 नंबर का डिफरेंस कम मान सकते हैं डीवी के लिए। ये आपकी जो कट ऑफ्स हैं ये सिलेक्शन के हिसाब से हैं। तो मतलब 130 से 135 में आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। सिमिलरली आपकी ओबीसी में 125 से 130 के बीच में आपके बहुत अच्छे चांसेस है अगर इस रेंज में आपके मार्क्स हैं तो। सिमिलरली एमबीसी में भी यही चीज़ है। और पिछले वीडियो में ईडब्ल्यूएस का मैंने वैसे तो बता दिया था, लेकिन ये लिख के बता दिया है कि आप 5 मार्क्स आप जनरल की कट ऑफ से कम मान के चलिए। वैसे ईडब्ल्यूएस में इतना ज़्यादा अंतर नहीं रहता है मेन जनरल से, और फीमेल कैटेगरी का भी 5 नंबर जो भी मेल फीमेल कैटेगरी थी ओपन में उससे कम रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है ऑब्वियसली। और जो डीवी की कट ऑफ आप मान सकते हैं वो 3 से 4 नंबर पे आपका कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी डबल कैंडिडेट्स बुलाने हैं, तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ ये मैं चीज़ कंसिडर करना भूल गया था कि हाँ डबल बुलाए जाएंगे, तो जो ये मैंने कट ऑफ बता दी थी वो नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से बता दी थी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा रेक्टिफाई हो गई अब। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और भी आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जो भी आपके वीडियो सजेशंस हैं तो वो मैं देखता रहता हूँ। तो कमेंट्स का जो भी जब भी मेरे को टाइम मिलता है जवाब दे देता हूँ, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए तो मैं आपको वीडियो लेकर आ जाऊँगा आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, जिससे कि आपको जो भी आपकी नई नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एएन मैकेनिकल के क्वेश्चंस अगर आपके पास और भी हैं, क्योंकि मेरे को 4-5 क्वेश्चन मिले थे, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो एएन मैकेनिकल का हमने पेपर का सॉल्यूशन बनाया था तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि और क्लियरिटी जिन भी लोगों ने एग्ज़ाम में दिया है तो उनको आ पाएगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।